19 जून 2004 किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट स्पेस में एस्ट्रॉइड्स के पाथ को ऑब्जर्व कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशंस के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि 99942 एपोफिस नाम का ये एस्ट्रॉइड बड़े ही तेजी से हमारे तरफ आगे बढ़ रहा है और 2029 तक वो अर्थ से टकराने वाला है। एंड माइंड यू, इस टकराव से निकलने वाली एनर्जी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटने के बाद प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के बराबर होने वाली थी, जो फिर एक बार मिनटों में पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। यानी मैस एक्सटिंक्शन तय था। इस एस्ट्रॉइड ने साइंटिस्टों के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उन्हें कोई एक नया तरीका इजाद करना पड़ा ऐसे फ्यूचर में आने वाले एस्ट्रॉइड से पृथ्वी को बचाने के लिए। एंड डोंट वरी, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम अर्थ की तरफ आते हुए किसी भी एस्ट्रॉइड या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पाथ को डिविएट कर सकते हैं और इवन अगर जरूरत पड़े तो हम उसकी स्पीड को भी स्लो कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल और साई-फाई सा लग रहा होगा, राइट? बट दैट्स द ट्रूथ। और हाल ही में नासा वालों ने यह करके भी दिखाया। नासा द्वारा लॉन्च किए गए एक मिशन को एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को चेंज करने में सफलता मिल चुकी है। अब यह साइंस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, बिकॉज आगे जाके हमें कोई भी एस्ट्रॉइड कोलिजन से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सालों पहले एक एस्ट्रॉइड कोलिजन ने ही तो पृथ्वी पर लाइफ को समाप्त किया था और हम इंसान आज की तारीख में कहीं ना कहीं उससे इम्यून हो गए। सो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा क्या डिस्कवरी किया, नासा को सक्सेस आखिर किस चीज में मिली और उन्होंने इस मिशन, इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। वेल फ्रेंड्स, आज की तारीख में इंसानों ने जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशंस किए हैं, उन सभी एक्सप्लोरेशन से एक बात तो बिल्कुल सामने आई है कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स टू बी प्रिसाइज, और ये सभी एस्ट्रॉइड डेंजर जोन वाले एस्ट्रॉइड है। यानी एक भी अगर पृथ्वी से टकरा गया तो मिलियन साल पहले चिक्सुलब एस्ट्रॉइड के केस में जो चीज हुई थी जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था, वैसा ही होगा 78% जीवों का सीधा खात्मा। और इसीलिए नासा हमारे सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कई सालों से इस पर काम कर रही थी एंड फाइनली उन्होंने एक ऐसे मिशन को लॉन्च करने का प्लान किया जो हमें किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के कोलिजन से बचा सकता था एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। इस मिशन का नाम था डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट, डार्ट। बेसिकली डार्ट मिशन का मेन गोल था एक सैटेलाइट को कोलाइड करके एस्ट्रॉइड के पाथ और उसकी स्पीड को चेंज करना। अब इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए नासा ने डिडीमोस बाइनरी एस्ट्रॉइड सिस्टम को चुना, जो अर्थ से करीब 1,09,43,539 किलोमीटर दूर है, ताकि उसके साथ होने वाला कोलिजन हमारे अर्थ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करे। और इस सिस्टम में भी खास करके उन्होंने 160 मीटर डायमीटर लॉन्ग डायमॉर्फस एस्ट्रॉइड को अपना टारगेट बनाया। अब मिशन का प्लान बिल्कुल सिंपल था, डायमॉर्फस से टकराकर उसे अपने एक्चुअल ऑर्बिट से डिविएट करना, और तारीख भी तय हो गई, बस इंतजार था इसके एग्जीक्यूशन का। वो दिन आया 24 नवंबर 2021 को। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा ने डार्ट स्पेसक्राफ्ट को अपने टारगेट की तरफ लॉन्च किया और उसके करीबन 10 महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को 7:14 पर डार्ट स्पेसक्राफ्ट 22,530 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सक्सेसफुली डायमॉर्फस एस्ट्रॉइड से जाकर टकराई, जिसका नजारा आप इस वीडियो में देख सकते हो। 2, 1 Oh wow. इसी नजारे को पहली बार हबल और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक साथ मगर दो अलग अलग तरीकों से कैप्चर किया, और इन दो टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की हुई इमेजेस ही साइंटिस्टों को डीपली इस इवेंट को समझने में मदद करने वाली है। द रीजन इज बिकॉज वी ऑल नो हबल ऑप्टिकल वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है और वेब इंफ्रारेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। सो बेसिकली इन दोनों ही टेलीस्कोप्स के रिजल्ट्स को मिलाकर हमें दो चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो दोनों के कोर के बारे में, और दूसरी एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पर कोलाइड करने के बाद एस्ट्रॉइड अपने पाथ से डिविएट हुआ था। अब फिलहाल के लिए हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि साइंटिस्ट खुद भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो इमेज अच्छे से डेवलप हो रही है। लेकिन हबल से ली हुई इमेज में एक इंटरेस्टिंग सी चीज ऑब्जर्व हुई। कोलिजन के बाद एस्ट्रॉइड से निकले डस्ट से बनी ब्राइटर रेज सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, और उसी में से थोड़ी बहुत रेज स्लाइटली कर्व्ड है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। अब इसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, ये तो साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद ही बता सकते हैं, पर चलो एटलीस्ट निश्चिंता से ये तो कहा जा सकता है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक आ गई जिसकी मदद से हम खुद को एक बड़े एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से बचा सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक ऐसा एरा जिसमें हमारे पास एक से बढ़कर एक बड़ी मुसीबतों से बचने का तरीका आ गया है।
और शायद इसी प्लान या टेक्निक को थोड़ा सा डीप में ट्वीक करके हम अर्थ को किसी एलियन इन्वेजन से भी बचा सकते हैं। यू नेवर नो। अब जस्ट फॉर अ फैक्ट, क्या तुम्हें पता था इंडिया भी स्पेस मिलिट्री प्रोग्राम में जुड़ चुका है? यस, वी आर ऑल्सो इन। और अब तो मेजरली सारे मेजर स्पेस एजेंसीज फ्यूचर के पॉसिबल थ्रेट्स के लिए वर्क करना शुरू कर चुके हैं। एंड सो या वी कैन से स्पेस एजेंसीज के बीच अब शुरू होगा कंपटीशन, which is a great thing because it would lead to development. सिंपल सी बात है, competition keeps us hungry to be ahead. और competition के इसी इंपॉर्टेंस को समझकर अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी कम्पीट। आपको करना बस ये है कि अनअकैडमी के ऐप पर जाओ, सेल्फ स्टडी सेक्शन पर क्लिक करो एंड सिलेक्ट योर टारगेट एग्जाम लाइक JEE एडवांस और JEE मेंस एंड स्टेट्स, एंड देन क्लिक ऑन द न्यूली एडेड फीचर कम्पीट, जहां पर आप कर सकते हो 1-on-1 लाइव बैटल्स, जिसके बेसिस पर आपको मिलेंगे रेटिंग और रिवॉर्ड्स। आपके सामने बेसिकली होंगे 5 सवाल जिनके आपको देने होंगे सही जवाब, और जैसे ही आप दोनों जवाब देते हो तो वो जवाब सही है या गलत वो भी आपको दिखाया जाएगा। और अगर जवाब सही हुआ तो आपको मिलेंगे पॉइंट्स, और अगर गलत हुआ तो नो पॉइंट्स, एंड एट द एंड एक विनर डिसाइड होगा बेस्ड ऑन द स्कोर। और फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहो तो रीमैच भी कर सकते हो। कंपीट करना खत्म होते ही आपको लीडर बोर्ड पर आपकी रैंकिंग भी दिखाई देगी। I think it's a cool and gamified way to learn something new. और इससे आपकी कैलकुलेशन करने की और डिसीजन लेने की स्पीड भी बढ़ेगी खेलते खेलते, and you'll get used to time management as well. तो रुके क्या हो, अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, start competing with Unacademy Compete and increase your knowledge. And now let's get back to our topic. नासा का ये डार्ट मिशन इकलौता ऐसा मिशन नहीं है। ये तो सिर्फ नासा के प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट था। नासा ने ऑलरेडी अर्थ को ऐसे किसी सेलेस्टियल डिजास्टर से बचाने के लिए काफी सारे प्लान्स बनाकर रखे, आपको शायद पता भी नहीं होगा। तो आइए मैं आपको इन्हीं सब गुप्त प्लान्स के बारे में बताता हूं। तो देखो, प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम के प्लान्स काफी सिंपल है। इस मिशन का सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड। अब इस वर्ड से आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि इसमें करना क्या है। वेल, इस स्टेप में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्रोग्राम के द्वारा इंप्लीमेंट किए पहले तो ग्राउंड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स NEOs को सर्च करके उन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेंगे। इनफैक्ट सर्च को और भी ज्यादा एक्सलरेट करने के लिए नियर फ्यूचर में नासा खुद ही का एक NEO यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है। अब जैसे ही कोई NEO डिटेक्ट होगा, वहीं से शुरुआत होगी हमारे दूसरे स्टेप की, वॉर्न। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होते ही प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस PDCO का सबसे पहला काम होगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट, मीडिया और पब्लिक तक पहुंचाना। सो अगर वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड हुआ, तो वो एस्ट्रॉइड कितने स्पीड से आ रहा है, उसके हमसे टकराने के क्या चांसेस है और उस कोलिजन से क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये सभी वार्निंग के रूप में गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा। इस वार्निंग के बाद नासा बढ़ेगी अपने तीसरे स्टेप की ओर, जो होगा कोऑर्डिनेट। इस न्यूज के मिलते ही बिना कोई भी देरी के PDCO गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज के साथ इस एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए किसी एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर देगी, और साथ ही उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से होने वाले इफेक्ट के बारे में फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी FEMA के साथ बात करेगी, सो दैट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी उसके साथ डील करने के लिए सभी रेडी रहे। अब ऐसे कई सारे एजेंसीज के साथ टाई अप किया जाएगा और प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा कि इस रिस्क में सभी सिविलियंस की जानों को कैसे बचाया जा सकता है। एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप होगा मिटिगेट, जो कि किया जाएगा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से। इस स्टेप में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस करके उसके पाथ को डिविएट करने की कोशिश की जाएगी हमारे लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से, और यहीं पर हमारा डार्ट मिशन पर मिला सक्सेस हमें काम में आएगा। अब फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, डार्ट मिशन पहला ऐसा मिशन नहीं था जिसे किसी एस्ट्रॉइड पर टकराया गया हो। इसके पहले भी नासा ने एक और स्पेस प्रोब को स्पेस में लॉन्च किया था जिसका नाम था डीप इम्पैक्ट। इन दोनों मिशन में फर्क बस इतना था कि डार्ट को पाथ डिविएशन के लिए कोलाइड किया गया था और डीप इम्पैक्ट को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के स्टडी के लिए। डीप इम्पैक्ट नासा का बेसिकली एक स्पेस प्रोब है जिसे 12 जनवरी 2005 में केप कैनावेराल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। पर इस मिशन का मेन मकसद कोई एस्ट्रॉइड के पाथ को डिविएट करना नहीं था, बल्कि टेम्पल 1 कॉमेट पर एक इम्पैक्टर को कोलाइड करके उस कॉमेट के इंटीरियर कॉम्पोजिशन को स्टडी करना था। और इसीलिए इस स्पेसक्राफ्ट को दो चीजों से बनाया गया था, एक मेन फ्लाई बाय स्पेसक्राफ्ट और दूसरा इम्पैक्टर। फ्लाई बाय स्पेसक्राफ्ट भी दो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ था, एक हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट HRI जिसका मेन पर्पस था 700 किलोमीटर ऊपर से भी एक क्लियर इमेज को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और एक मल्टी स्पेक्ट्रल CCD कैमरा की मदद से कैप्चर करना।
और इस फ्लाई बाय का सेकेंड इंस्ट्रूमेंट था मीडियम रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यानी MRI, विच इज अ फंक्शनल बैकअप एंड ऑल्सो ए नेविगेटर। इसका मेन पर्पस था स्पेसक्राफ्ट को सही डायरेक्शन दिखाना। लेकिन इस पूरे स्पेसक्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका इंपैक्टर, जो हाई स्पीड में कॉमेट के न्यूक्लियस से टकराया था। इस कोलिजन की वजह से कॉमेट के अंदर का बहुत सारा मैटर डस्ट के फॉर्म में बाहर की तरफ निकला और इसी डस्ट और आइस को एनालाइज करके साइंटिस्टों को पता चला कि कॉमेट्स के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कॉमेट्री आइस, और उसमें भी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है वाटर आइस, मतलब पानी। और इसी से तो साइंटिस्टों को एक हिंट मिला था कि हो सकता है पृथ्वी पर जो पानी मौजूद है वो शायद पृथ्वी के फॉर्मेशन के समय उस पर टकराए हुए कॉमेट्स की ही देन हो सकती है। आपने पृथ्वी पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई इसकी थियरीज देखी होगी। इसमें से जो सबसे मेन थियरी है वो भी कुछ इसी तरफ हिंट देती है कि कॉमेट से ही हो सकता है वाटर आया हो। और सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पानी के साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो शायद कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के साथ अर्थ पर पहुंची होगी, एक्सोटिक मेटल्स। यस, साइंटिस्टों ने यह ऑब्जर्व किया है कि एस्ट्रॉइड्स मोस्टली बने होते हैं रॉक्स, डस्ट और मेटल से। जब कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के साथ टकराता है तो कोलिजन वाली जगह पर ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ अर्थ के फॉर्मेशन के समय भी हुआ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुराने जमाने में कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल को यूज करके कई वेपन्स भी बनाए। दरअसल 1925 में जब किंग टूटांखामुन की ममीफाइड बॉडी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी थी, तब उस ममी के साथ उनके हाथ टूटांखामुन के 2 डैगर्स भी लगे थे। उसी में से एक डैगर बना हुआ था एक एक्सोटिक आयरन मेटल से, जो अर्थ पर मौजूद नॉर्मल आयरन से काफी अलग था। अब टूटांखामुन का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें मोस्टली जितने भी वेपन्स बनाए गए थे वो सभी ब्रॉन्ज या फिर कॉपर से बने हुए थे एंड नॉट आयरन। और जब इस आयरन की स्टडी की गई तब आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि टूटांखामुन का डैगर किसी नॉर्मल आयरन से नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड से आए हुए आयरन से बना हुआ है। और यह सिर्फ एक ऐसा एंशिएंट यूनिक वेपन नहीं है जो किसी एक्सोटिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल से बना हुआ हो। आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सारे एंशिएंट वेपन्स एंड इवन ज्वेलरीज भी मिले हुए हैं जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में मौजूद मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम से बनाए गए हैं। अब फ्रेंड्स, अगर ये बात सच है कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में इन एक्सोटिक मेटल्स का भरमार पड़ा हुआ है, तो हम आज के तारीख में भी अर्थ पर ही इन मेटल्स की माइनिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये बात बिल्कुल सच है कि अर्थ पर माइनिंग ही ग्लोबल वार्मिंग का एक लीडिंग कॉज है। तो डोंट यू थिंक कि हायर पॉसिबिलिटी है कि हम इस डार्ट मिशन का यूज करके भविष्य में एस्ट्रॉइड माइनिंग को भी अंजाम दे सकते हैं? अब फ्रेंड्स, आप सभी ने स्पेस माइनिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, साइंटिस्ट अलग अलग एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेट्स पर जाकर वहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्लान कर रहे हैं। और ये मेथड अगर कमर्शियलाइज हो जाए आगे जाके, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में घुस जाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की स्पीड और भी ज्यादा एक्सपेडाइट हो सकते हैं और हम वो सभी रिसोर्सेज दूसरे एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट से अर्थ पे लाके रख सकते हैं अर्थ के ग्रोइंग नीड्स के लिए। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है और इस पे काम होना बाकी है। सो आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है, बट इट स्टिल टेक अ लॉट ऑफ इयर्स। लेकिन हाँ, हमारे पास आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी जरूर है कि हम किसी मेटल रिच एस्ट्रॉइड के पाथ को डिविएट करके हमारे पास किसी ऑर्बिट में लाकर ला सकते हैं और फिर वहां से स्पेस माइनिंग पॉसिबल हो सकता है, जिससे टाइम भी बचेगा और पैसे भी, और हमें रिसोर्सेज भी मिलेंगे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, ये एस्ट्रॉइड माइनिंग इंडस्ट्री कितना जल्दी शुरू हो सकती है? आई एम श्योर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ऐसी किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए एक पांव पर खड़े हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। सो व्हाट डू यू थिंक, कब जाके ये चीजें पॉसिबल हो सकती है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट्स में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।